स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है ना। हम एक्सपेरिमेंट करके कंडक्टिविटी को मेजर करना सीखेंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं कंडक्टिविटी को। क्लियर? तो चलिए बच्चों, सपोज देखो हमारे पास जो कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं हम बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट, तो यहां प्रॉब्लम्स आती है। चलो बात कैसे करते हैं हम। जब फिजिक्स की मैं बात करते हैं बच्चों, तो फिजिक्स में हम क्या होता है हमारे पास जो भाई फिजिक्स में जो यूज आता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है ना। सॉलिड का मतलब वायर हो गई, आपने वायर की कंडक्टिविटी मेजर करनी है या किसी मेटल की करनी है या किसी सॉलिड की करनी है। लेकिन यहां परिस्थितियां थोड़ा डिफरेंट है, कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है कि भाई हम जो कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। हम किसकी कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों यहां प्रॉब्लम क्या आती है, देखो जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी यूजिंग एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये हेडिंग आ जाएगी आपके पास में। यहां पे कर दो फॉर और यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए हम मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कर रहे हैं। पहली जब हम मेजरमेंट करने जाते हैं कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए, तो हमारे सामने तीन प्रॉब्लम्स आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली कंडीशन ये आती है कि भाई हम क्या करते हैं, जब भी हम अननोन रेजिस्टेंस को या अननोन कंडक्टेंस को फाइंड करने जाते हैं बच्चों, तो हमारे पास अननोन कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे बेहतरीन जो एपरेटस है वो है आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज। बाय यूजिंग दिस एपरेटस हम क्या कर सकते हैं, अननोन कंडक्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चों, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, डीसी यूज होता है। क्या होता है, डीसी यूज होता है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज में हम डीसी यूज करते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी मेजर करने जाते हैं या कंडक्टेंस को मेजर करने जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बाय यूजिंग डीसी। देखो डीसी यूज होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग डीसी। प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। बाय यूजिंग डीसी क्या हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन has been changed. क्या होता है बच्चों, जैसे हम एपरेटस में डीसी यूज करते हैं तो डीसी यूज करते ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस। अब होता क्या है, हमारे पास सपोज हमने ये एपरेटस बनाया, जैसे हमने इसमें भाई क्या करा, हमने जैसे डीसी यूज करा इसमें, तो बच्चों होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पे जाके स्टोर हो जाएंगे तो हमें कंडक्टेंस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और बच्चों जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको कल बताया था कि कंडक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब कंसंट्रेशन डिपेंड यहाँ क्या हो रही है, यहाँ आयन कम हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। जो कंडक्टिविटी मिलती है, हम फिजिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमें जो कंडक्टिविटी मिलती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मिलती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमें कंडक्टिविटी मिलती है वो नंबर ऑफ आयंस के कारण मिलती है। नंबर ऑफ आयंस यदि ज्यादा है तो हमारे कंडक्टेंस हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, या कंडक्टिविटी हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्लियर? लेकिन जैसे हम भाई कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को मेजर करने जाते हैं
तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन होती है व्हिट स्टोन ब्रिज की, इसमें डीसी यूज होता है, और बाय यूजिंग डीसी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन चेंज। जैसे ही हम डीसी को यूज करते हैं जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या हो जाती है, अपने कंप्लीट होने लगती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। चार्ज आयन जो है, आयन एटम में कन्वर्ट होकर स्टोर होने लग जाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोडों पे। अब कंडीशन कैसे होगी, जैसे अपोजिट इलेक्ट्रोड जैसे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, तो कंडीशन क्या हो जाती है, सीधे सीधे हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो गिरने लगेगा, तो कंडक्टेंस हमें मिलेगा ही नहीं, मीजर क्या करेंगे हम। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है ना, डीसी यूज करते हैं, तो ठीक है ना, पहली कंडीशन ये आती है। इसका सोल्यूशन ये है बच्चों कि डीसी की जगह पे हम क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं बाय यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी को मेजर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, तो भाई सबसे पहली जो कंडीशन आती है व्हीट स्टोन ब्रिज में वो डीसी होती है, और हम डीसी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एसी से रिप्लेस कर देते हैं। भाई सिंपल हम यहां पे लिख सकते हैं, डीसी यूज रिप्लेस्ड बाय एसी, रिप्लेस्ड बाय एसी, हम एसी यूज करते हैं। अब एसी से क्या होता है, एसी से ये वो होता है कि जैसे हमारे पास क्या होता है एसी यूज करके, कि बच्चों हमारे पास एसी यूज करके जो ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड कैथोड आपस में चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस तभी भी होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये कैथोड है ये एनोड है, तो ये कंटिन्यूअसली कैथोड और एनोड के रूप में बिहेव नहीं करेंगे बाय एसी को यूज करके। ये क्या होते रहते हैं, अल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं, कैथोड एनोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब जब कन्वर्ट होते रहेंगे, कभी ये एनोड जैसा बिहेव करेगा, कभी ये कैथोड जैसा बिहेव करेगा, सेम ये एनोड जैसा बिहेव करेगा, कभी कैथोड जैसा बिहेव करेगा। तो जो स्टोर आयन है वो स्टोर नहीं रह पाएंगे, बार बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड चेंज का हो रहा है। अब इलेक्ट्रोडों पे चार्ज चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीटली नहीं हो पाएगी, मतलब हो ही नहीं पाएगी, रुक ही नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता रहेगा, कंडक्टिविटी मिलती रहेगी, हम मेजर कर सकते हैं, पहली कंडीशन। अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि डीसी की जगह हमने एसी यूज करा, तो अब दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चों। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है ना, हमारे पास क्या आती है, हम जैसे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को फाइंड करने जाते हैं, तो हमें तीन जनरल बेसिक प्रॉब्लम्स मिलती है जो बहुत वास्ट होती है, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो पहला क्लियर हो गया डीसी, डीसी का हमने भाई सोल्यूशन ढूंढ लिया, रिप्लेस कर देता हूं एसी। दूसरा क्या होता है बच्चों, सेकंड जो स्टेटमेंट होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा बच्चों, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इस लिक्विड को सॉलिड के जैसे जैसे दो टर्मिनल बना सकते हैं, ऐसे तो होगा नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है। आप खुद ही इमेजिन करो कि वाटर है, और वाटर को आप एज ए इलेक्ट्रोड कैसे यूज करोगे, वाटर को आप एज ए इलेक्ट्रोड कैसे यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड, और लिक्विड को हम क्या नहीं कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये ढूंढा गया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में था। तो इसके लिए क्या किया गया बच्चों, एक ट्रिक ढूंढी गई कि भाई एक प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड लिया जाता है, सपोज ये हमारे पास प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड है, इस प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड के अंदर क्या कर दिया जाता है कि भाई दो इलेक्ट्रोड ऐसे डाल दिए जाते हैं, ये देखो दो इलेक्ट्रोड ऐसे लिए जाते हैं, एक ऐसे ले लिया हमने और ये एक ऐसे ले लिया हमने, ठीक है ना। अब इसके अंदर जिस वायर का, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का आपने वो ढूंढना है, इस इनके अंदर क्या किया जाता है, उनको फिल, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को फिल किया जाता है। और इसके बाहर से जो ये वाली कंडीशन आ रही है, चलो मैं इसको दूसरी उसमें बताता हूं, इसको यहां पे बता देते हैं। देखो हमारे पास क्या किया हमने, सपोज हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये मान के चलो हमने इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड डाल दिए इसमें, ठीक है ना, ये हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए इसमें, ये अब इसमें आपने क्या कर दिया, जिस भी सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन आपने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ये ठीक है ना। अब इसमें सोल्यूशन फिल करने के बाद हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कैसी, नॉन कंडक्टिंग वॉल से, नॉन कंडक्टिंग
वॉल से हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्यों करते हैं, मतलब हम ये एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या होगी, न तो बाहर की एनर्जी अंदर आएगी और न तो अंदर की एनर्जी बाहर आएगी। मतलब एक तरीके से एक आइसोलेटेड सिस्टम टाइप का बना देते हैं। अब ऐसा क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ऐसा क्योंकि बच्चों जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कप्पा जो के हमने कल पढ़ा था, के कंडक्टिविटी कप्पा जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जैसे भाई हमारे पास इन्वायरमेंट से टेम्परेचर अंदर आएगा या अंदर का टेम्परेचर बाहर जाएगा, जो भी हमारे पास प्रोसेस होगी आइदर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जैसे ही भाई एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस अपनी स्टार्ट होने लगेगी, वैसी कंडक्टेंस कम या ज्यादा मिलने लगेगा हमें। हम कांस्टेंट कंडक्टेंस को फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कर देते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा देते हैं। नॉन कंडक्टिंग वॉल को, या आप इसको भी बोल सकते हैं थर्मोस्टेट वॉल, हमको यूज कर देते हैं थर्मोस्टेट वॉल। और थर्मोस्टेट वॉल यूज करते हैं, इसका टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं कितने पे, 25 डिग्री पे या 298 केल्विन पे हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। क्लियर। हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम आई थी बच्चों, वो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड फॉर्म में होगा बच्चों तो हम उसको इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे यूज करेंगे। उस चीज का सॉल्यूशन ये ढूंढा गया कि उसको एक प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड लिया गया जिसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल दिए गए और उन 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करने के बाद जो हमारे पास वो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को क्या कर देते हम, थर्मोस्टेट वॉल या नॉन कंडक्टिंग वॉल से हम क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, ताकि अंदर की जो एनर्जी है, जो इनर्ट एनर्जी है वो बाहर न जा पाए। मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो सिस्टम की एनर्जी है वो सराउंडिंग में न जा पाए और ना ही सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में आ पाए। एक ऐसा फॉर्मेट स्टेटस बनाते हैं जिससे एनर्जी ना तो भाई आइसोलेटेड टाइप का सिस्टम फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिससे कि ना अंदर की एनर्जी बाहर जाए ना बाहर की एनर्जी अंदर आ पाए। तो ऐसा स्टेट थर्मोस्टेट प्रोसेस हम बना देते हैं और उसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे। क्लियर है। तीसरी कंडीशन आपके बच्चों, ये ऐसे क्यों फिक्स करते हैं हम, क्योंकि बच्चों की जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा, वो क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो हमें कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, घटता या बढ़ता हुआ मिलेगा। एक कांस्टेंट कंडक्टेंस हमें मिल ही नहीं पाएगा। उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको इस प्रोसेस, इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। क्लियर। जो तीसरी प्रॉब्लम आती है बच्चों, जो थर्ड प्रोसेस आती है, मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं, ये तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, ये तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है थर्ड, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बच्चों। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर यूज होता है। अब बच्चों जो गैल्वेनोमीटर यूज जो होता है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा। गैल्वेनोमीटर में बेटा जो सेंसेशन होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, वो इतना स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को मतलब वही नहीं कर पाता है, कैच ही नहीं कर पाता। तो भाई जो ड्यू टू स्मॉल डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्मॉल डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर, मैं शॉर्टकट में गैल्वेनो कर रहा हूं, केवल कैपिटल जी लिख रहा हूं, गैल्वेनोमीटर कांट डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन। और जब तक हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा बच्चों, तब तक हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अपनी नल पॉइंट पता होगा कि जहां पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है, जहां पे करंट, फ्लो ऑफ करंट 0 हो जाता है किसी एक सर्किट का, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। अब बेसिकली जब गैल्वेनोमीटर भाई डिफ्लेक्शन को कैच नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। और जब हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा बच्चों, उस केस में हमारे पास क्या होगा, हम कंडक्टिविटी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये मिला बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो स्मॉल डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट कर पाए। तो हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय हेडसेट बोल सकते हैं आप। अब हेडफोन से क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम हेडफोन लगाएंगे और हेडफोन से हम क्या करेंगे, हेडफोन में कैसे होता है बच्चों, हम व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है बच्चों मीटर ब्रिज।
आपने शायद पढ़ लिया होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, और उसी की एप्लीकेशन आता है मीटर ब्रिज। तो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज हम क्या करते हैं, एक हेडफोन यूज करते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं मीटर ब्रिज का ऑपरेटर कैसे होता है। ये मीटर ब्रिज का ऑपरेटर हो गया बच्चों, ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो गया, और एक इसमें ऐसे वायर रहती है, ठीक है ना। अब इनको सपोज जब भी हमारे पास ऐसे हो गया इसको, और एक ये वाला हो गया, इसमें एक जॉकी टाइप की रहती है। इस जॉकी को हम आगे पीछे क्या करते हैं, मूव कराते हैं। सपोज ये वायर है, एक वायर है, और इस वायर में हम क्या करते हैं, जॉकी को जैसे हम आगे पीछे ले जाते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमारे पास में नल पॉइंट डिटेक्ट होगा वहां पे हमें क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम इस जॉकी को वायर से आगे पीछे खिंचाएंगे तो हमें टोन सुनाई देगी, और जिस पॉइंट पे टोन बंद हो जाएगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। तो सपोज हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे, तो हमें टोन मिल रही है, हल्की सी सुनाई दे रही है टोन, हेडसेट लगा रखा हमने। तो बेसिकली सपोज यहां पे आके हमें कोई टोन नहीं सुनाई देती है, नो साउंड एट दिस पॉइंट, क्लियर। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, नल पॉइंट मान लेंगे, क्लियर। ये आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नल पॉइंट मानेंगे इसको, तो बाय यूजिंग हेडसेट या हेडफोन हम क्या कर सकते हैं भाई, जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं, नल पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और नल पॉइंट जैसे ही डिटेक्ट होगा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अननोन कंडक्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि जो हमें पता ही नहीं है, क्लियर। तो चलते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बताई। हमारे पास जो पहली बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों वो ये है कि भाई जो हमारे पास में अगर हम अननोन कंडक्टेंस को या अननोन कंडक्टिविटी को फाइंड करने जा रहे हैं, तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि भाई हमारे पास में लिक्विड फॉर्म होती है, और लिक्विड फॉर्म को हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन ये दिया गया कि हमारे पास क्या है, हम उसको प्लेटिनेटेड इलेक्ट्रोड में यूज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन ये दी गई बच्चों कि उसमें डीसी यूज होती है, तो डीसी का सोल्यूशन हमने ये निकाला कि उसमें एसी यूज करेंगे। बाय यूजिंग डीसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये आई बच्चों हमारे पास गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, तो उसका जगह हमने क्या किया, हेडसेट यूज किया बाय द यूजिंग मीटर ब्रिज एप्लीकेशन, क्लियर। तो हमारे पास ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती है, और इस तीन मेजर प्रॉब्लम के तीन मेजर सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशन आई। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके तो बच्चों देखो आगे कैसे होता है। सपोज देखो ये हमारे पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया मैंने। सपोज हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड ऐसे यूज करें, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करें। इन इलेक्ट्रोडों को मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल किया, इसमें प्लेटिनम की वायर डाला मैंने, ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल किया, इसमें प्लेटिनम वायर डाला, इस प्लेटिनम वायर को बाहर लिया, और यहाँ पे जैसे हल्के से उनको बाहर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब जो ये वॉल होगी बच्चों, इस वॉल को कैसे लिया मैंने, थर्मोस्टेट वॉल लिया। थर्मोस्टेट वॉल का मतलब क्या हुआ कि ना तो भाई अंदर की एनर्जी बाहर जा पाएगी और ना बाहर की एनर्जी अंदर आ पाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी टेम्परेचर को वेरी करती है, टेम्परेचर के वेरी होने के कारण कंडक्टिविटी भी चेंज होती रहती है। इसलिए हमने क्या करा, थर्मोस्टेट वॉल लगा दी, थर्मोस्टेट वॉल। अब हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों हमारे पास क्या हो गया, सपोज ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, और चौथा ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला है। तो इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक को यहाँ पे एक को यहाँ पे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। अब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डी होता है, और इसको हमने क्या कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया, कहां पे, ये यहां पे एसी सोर्स हमने दे दिया। अब बच्चों हमें पता क्या है कि देखो ये हमारे पास R1 हो गया, ठीक है ना, ये R2 हो गया, ये R4 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास R3 हो गया। जो ये R3 है बच्चों, ये अननोन रेजिस्टेंस है किसका, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, ये हमें पता नहीं है, और हम R1 R2 R3 को अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हमें नल पॉइंट मिलेगा बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर में, ये देखो यहां ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो इस गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम क्या कर देते हैं, हेडसेट यूज करते हैं, ऐसे करके देखो हेडसेट यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे हेडसेट। हालांकि इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा दूसरा है, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसको हम मीटर ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और मीटर ब्रिज से हेडसेट लगाते हैं, लेकिन मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है ना। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर ही रहने दो, ये आपको पता होना चाहिए केवल गैल्वेनोमीटर की जगह पे हेडसेट यूज होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर है।
अब बच्चों जैसे हमारे पास क्या हो गया कि भाई जैसे हमारे पास नल पॉइंट मिलेगा, तो नल पॉइंट के लिए एक कंडीशन है, नल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या मिलती है भाई, नल पॉइंट के लिए जो हमारे पास कंडीशन मिलती है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। ये क्लियर, हमारे पास नल पॉइंट तब मिलेगा बच्चों हमें, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि जब यहां पे करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, तब उसको नल पॉइंट मानते हैं। अब एक और चीज है बच्चों, जब हम ये इतना सेटअप कर देते हैं, अब एक चीज और है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाते हैं, सपोज जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया होगा इस इलेक्ट्रोड के लिए, तो बच्चों वहां पे हमने क्या यूज किया होगा, वाटर यूज किया होगा। और बच्चों वाटर कैसा यूज किया होगा, देखो अगर हम कंडक्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं, देखो कंडक्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं, तो देखो मैंने लिखा के क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज वो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, दूसरा इसमें क्या आएगा, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, W मींस वाटर। देखो इस वाटर की तो कुछ कंडक्टिविटी होगी, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंडक्टिविटी को फाइंड करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर की कंडक्टिविटी भी मिलेगी। तो हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाते हैं उस समय हम ऐसा वाटर यूज करेंगे कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, जीरो हो, मींस द वाटर विच है जीरो कंडक्टिविटी, विच है जीरो कंडक्टिविटी, ऐसा वाटर यूज करेंगे। और ऐसा वाटर कौन होगा, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को फॉर्म करवाएंगे तो हम ऐसा वाटर यूज करेंगे कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, जीरो हो, तब जाके अगर इसकी देखो भाई कंडक्टिविटी मतलब वाटर की कंडक्टिविटी भी आएगी और इसकी कंडक्टिविटी जीरो निकलेगी, तो हमें केवल किसकी कंडक्टिविटी मिलेगी। देखा होगा बच्चों कि भाई जो हमारे पास आता है ना, वो छोटे छोटे कैप टाइप आते हैं, उसको हम अल्टरनेट करते रहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये R1, R2 और R4 ये हमें पता है कितना रेजिस्टेंस है, ये तो हमें पता है, केवल हमें R3 पता नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम R3 को पता कर सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, R3 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 डिवाइडेड बाई R2। यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। क्लियर, जहां से हमें R3 पता चल जाएगा, कहां से, हमने भाई ये तीन तो हमें पता है, हमें चौथा पता नहीं, हमें R3 फाइंड करना है। R3 किसका रेजिस्टेंस है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। अब जब हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल गया तो हम यहां से कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। हमने कल डिस्कस किया था बच्चों ये फॉर्मूला, कंडक्टिविटी के इक्वल क्या होता है, सेल कांस्टेंट। देखो हमने कल एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था 1/r मल्टीप्लाइड बाई L बाई A, ये हमने डेरिवेट किया था। क्लियर, 1/r देखो जितना R3 आएगा यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो जो R मिलेगा वो यहां पे आ जाएगा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ डिस्टेंस क्या है वो हमें पता होगी क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड फॉर्म खुद कर रखा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें पता होगा। तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को और रेजिस्टेंस को फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आया आपके पास में, K इज इक्वल टू 1/r की जगह हमने क्या बोल दिया था, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई क्या बोल दिया हमने इसको, सेल कांस्टेंट बोला था, सेल कांस्टेंट। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों क्या, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को। क्लियर, अब एक और चीज बताना भूल गया था बच्चों में कल आपको, देखो हमारे पास में हम क्रॉस सेक्शन एरिया किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का लेते हैं, क्या हो यदि दोनों इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डिफरेंट है, तो बच्चों हम उसमें से सपोज बोल जाएंगे आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 8 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया। अब दोनों का जब देखो इसी में भी हमारे पास सपोज दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिफरेंट है तो हम दोनों में से जो कॉमन हो उसको उठाएंगे। दोनों अगर हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम वो क्रॉस सेक्शन एरिया उठाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों जगह है, तो इसलिए हमने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को उठाएंगे। मतलब हम कॉमन लेंगे दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमन आ रहा है। हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर नहीं है,
8 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, 8 इसका भी है और इसका 10 है तो 10 की जगह 8 लेंगे हम। तो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज में से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हमने, तब जाके हम क्या कर सकते हैं L बाई ए। देखो लेंथ और देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड हमें पता होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होगा, R3 हमें यहां से पता चले जाएगा वीट स्टॉक बीच से। कैसे पता चलेगा कि जब नल पॉइंट, देखो नल पॉइंट ये इसकी कहानी क्यों रही थी, नल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, ये हमें जब पता चल जाएगा, वो पता तभी चलेगा जब यहाँ नल पॉइंट डिटेक्ट होगा। नल पॉइंट का मतलब क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट जब जीरो हो जाएगा तब जाके हमें नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर? जब हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी बच्चों, तब जाके हम R3 को फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमें R3 पता चल गया, R3 का मतलब R ही हुआ, तो हम कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। K इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R मल्टीप्लाइड बाई L बाई ए। तो 1 बाई R हमारे पास क्या है, ये यहां से मिल जाएगा, जितना भी रेजिस्टेंस निकला 1 बाई उतना आ जाएगा। लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हमें पता होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता होगा। बाय कैलकुलेटिंग द इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। क्लियर? तो जब भी बच्चों अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने की बात आती है, हम हमेशा याद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। विद हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज की थी। ये अननोन कंडक्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे आप फिजिक्स में। इज दैट क्लियर? ओके।